हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रोफेसर। आज की वीडियो में हम जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं जो कि बीकॉम एंड बीबीए के सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ डीलर्स, टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, उसके बाद टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है विद एग्जांपल, और उसके आगे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, और उसके बाद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स, एंड लास्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर जीएसटी। हाँ जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी से। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवाई होता है। हाँ जी, जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें वर्ड यूज़ होते थे सेल एंड परचेज, लेकिन जो जीएसटी में है यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है सप्लाई। सप्लाई इनवर्ड इज़ यूज्ड फॉर परचेजेस एंड सप्लाई आउटवर्ड इज़ यूज्ड फॉर सेल्स। जीएसटी जो है ये एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है जो कि हर वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है। जो जीएसटी है ये पूरे के पूरे कंट्री में सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो किया जाता है। पहले जो अलग अलग इंडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उसके अलग अलग लॉज थे, अलग अलग रूल्स थे अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन अब इस जीएसटी ने पूरे इंडिया के अंदर ही सेम सिस्टम ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल कर दिया है। एंड जीएसटी में टैक्स चार्ज किया जाता है हर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। हाँ जी, तो उसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सीजीएसटी विच मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद लास्ट में है आईजीएसटी विच मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड दैट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और टाइप भी होती है यूटी जीएसटी। ये एसजीएसटी की जगह के ऊपर लगाया जाता है जब सप्लाई जो है वो किसी यूनियन टेरिटरी में करी जाए। यूटी जीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, तो उसके बाद अगर आपको जीएसटी की वर्किंग को अच्छे से समझना है तो आपको इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो चलिए अभी हम इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट का मीनिंग समझते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। एक सप्लायर है प्रोडक्ट का या सर्विस का, वो दिल्ली में है और वो अगर सप्लाई करे साउथ दिल्ली में, मींस जो लोकेशन ऑफ सप्लाई है वो विद इन द सेम सिटी या विद इन द सेम स्टेट में है दिल्ली में, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर जो दिल्ली का सप्लायर है वो मुंबई में सप्लाई करे, मींस जो स्टेट ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट है लोकेशन ऑफ सप्लायर से, तो उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए, जो सप्लायर है अगर वो अपनी ही स्टेट के अंदर अंदर किसी दूसरे डीलर को कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करे तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी सप्लायर अपनी स्टेट के बाहर वाले डीलर को कोई भी चीज़ सप्लाई करे तो उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। हाँ जी, तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, तो उस पॉइंट के ऊपर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अगर इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है तो उस पॉइंट के ऊपर 2 तरह के जीएसटी चार्ज किए जाएंगे। एक तो होगा एसजीएसटी और दूसरा होगा सीजीएसटी। अब इसको अभी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करें एक डीलर जो है वो कंप्यूटर सेल कर रहा है, उसके ऊपर जीएसटी की जो परसेंटेज है वो है 18%। अगर वो डीलर आउट ऑफ द स्टेट सेल करे कंप्यूटर को तो उसके बिल के ऊपर 18% आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर वही डीलर कंप्यूटर को अपनी स्टेट के अंदर अंदर ही सेल करे, मींस इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो कंप्यूटर की,
तो जो कंप्यूटर का जीएसटी है 18% वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से 9% होगा एसजीएसटी और बाकी का 9% होगा सीजीएसटी। मींस टैक्स जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर बाइफ्रिकेट कर दिया जाएगा, हाफ 50% एसजीएसटी एंड 50% सीजीएसटी। हाँ जी, तो उसका अगला टॉपिक है हमारा रेट्स ऑफ टैक्स। मेनली जो है 5 तरह के रेट होते हैं जीएसटी के, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। एंड उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिनके ऊपर जीएसटी का रेट है 28%, लेकिन जीएसटी के बाद उनके ऊपर अलग से एक एडिशनल टैक्स जिसको हम सेस कहते हैं वो भी चार्ज किया जाएगा। अभी 0% टैक्स जो है वो मेनली फूड ग्रेन्स के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, 0% ऑफ टैक्स है। और उसके बाद 5% टैक्स जो है वो उन चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है जो नेसेसिटी हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करी जाती हैं और जो मेनली पैकिंग्स में अवेलेबल होती है, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह या मस्टर्ड ऑयल वगैरह। और उसके बाद है 12%। अभी 12% का जो टैक्स है वो प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर मेनली लगाया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आइटम्स होंगी जिनके ऊपर 12% रेट एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद 18% ये फूड ग्रेन्स के ऊपर नहीं लगता, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जैसे कि सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर वगैरह, स्मार्टफोन्स वगैरह, इनके ऊपर 18% टैक्स जो है, 18% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। और उसके बाद 28% टैक्स जो है वो मेनली उन चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है जिनके बिना एक पर्सन की लाइफ जो है वो नॉर्मली चल सकती है, जैसे कि कार्स वगैरह हो गई या कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की बाइक्स वगैरह होगी, लैपटॉप्स वगैरह भी कुछ होते हैं ऐसे। और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो कभी कभी चेंज होता रहता है, जैसे कभी किसी चीज़ के ऊपर 18% टैक्स लगाया जाता है, अगले साल उसके ऊपर 2.5% कर दिया गया, अगले साल फिर से 18% कर दिया गया। ये जो वेरिएशंस हैं वो लॉ में आती रहती हैं। हाँ जी, तो उसके बाद जो चीज़ें रह गई, जैसे कि कुछ लग्जरी आइटम्स, जैसे कि टोबैको वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट चाहती है लोग कम से कम कंज्यूम करें, और इसलिए इन चीज़ों का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा देती है। कैसे? इनके ऊपर 28% जीएसटी लगा के और उसके बाद उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा के, जिसको हम कहते हैं सेस। तो इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो गवर्नमेंट को इनकम भी एडिशनल हो जाती है और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल वगैरह, उसकी कंजम्पशन भी कुछ लोग कम कर देते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे HSN कोड का मीनिंग थोड़ा सा ब्रीफ में। HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अभी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगता है उन सबको एक एक HSN कोड जो है वो असाइन किया जाता है। और ये HSN कोड जो है ये मेनली 6 to 8 डिजिट्स का हो सकता है। जीएसटी एक्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं बने हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक सर्विस के ऊपर जीएसटी का रेट जो है वो लगाया जाता है। अभी आपके सामने ब्राउन राइस की एग्जांपल दी गई है। आपके सामने स्क्रीन पे ब्राउन राइस का HSN कोड मेंशन किया गया है जो कि है 100620। अब हर HSN कोड का पार्टिकुलर मीनिंग होगा। जैसे कि अभी हम ब्राउन राइस के HSN कोड को ही देख लेते हैं। इस कोड के जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सीरियल्स के जो ब्राउन राइस है उसका मेंशन किया गया है जीएसटी एक्ट के चैप्टर नंबर 10 में। और उसके बाद अगले 2 डिजिट्स 06 ये रिप्रेजेंट करते हैं हेडिंग नंबर 6 राइस। और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं 2020 वो रिप्रेजेंट करते हैं सब हेडिंग ब्राउन राइस। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हर प्रोडक्ट या सर्विस को HSN कोड दिया गया है और हर उस कोड का पर्टिकुलर मीनिंग होता है। और HSN कोड से ही आपको किसी भी गुड और सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट की परसेंटेज का पता चलेगा।
अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का HSN कोड या GST रेट जो है वो पता करना है, तो उसके लिए आप एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके पता कर सकते हो, और वो वेबसाइट है cbic-gst.gov.in। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की, कि उनके ऊपर क्या GST रेट लगाया जा रहा है और उनका क्या HSN कोड है। और इस वेबसाइट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल GST की वेबसाइट है जो कि है gst.gov.in। और ये जो सेकंड वेबसाइट है ये यूज़ करी जाती है GST के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आपको अप्लाई करना हो, या अगर आपको GST की रिटर्न फाइल करवानी है। तो आप ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं नोट कर लें और इनको फ्री टाइम में ज़रूर विज़िट करके देखें। इससे आपको GST की कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है GSTIN, विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी डीलर खुद को GST के लिए रजिस्टर करवाता है उसको ये GSTIN अलॉट किया जाता है। तो ये GST नंबर जो है मेनली 15 डिजिट्स का नंबर होता है, जिसमें से पहले 2 डिजिट जो हैं वो होंगे स्टेट कोड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई GST नंबर 03 से स्टार्ट होगा तो वो पंजाब का GST नंबर होगा, क्योंकि 03 जो है वो पंजाब का स्टेट कोड है। और पहले 2 अक्षरों के बाद अगले जो 10 अक्षर होंगे वो होंगे उस डीलर का जिसने GST के लिए अप्लाई किया है, उसके पैन कार्ड के 10 अक्षर होंगे। वो मीन्स जो GST नंबर है उसके अंदर पैन कार्ड भी होता है, पैन कार्ड का नंबर भी उसी के अंदर होता है। उसके बाद जो 13th डिजिट होगा GSTIN का वो होगा एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, विच मीन्स उसी डीलर के सेम पैन नंबर के साथ उसी स्टेट में ये कौन से नंबर वाला बिजनेस है। अगर वो पहला होगा तो 1 नंबर होगा, अगर मान लीजिए ये तीसरा या चौथा बिजनेस है उसका सेम स्टेट में सेम पैन नंबर के साथ, तो 13th डिजिट जो है वो 3 या 4 हो सकता है। उसके बाद 14th डिजिट जो है GSTIN का वो होगा बाय डिफ़ॉल्ट Z। और जो लास्ट एंड 15th डिजिट होता है वो होता है चेक सम डिजिट। अब जो लास्ट डिजिट होता है ये मेनली होता है सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ द GST। अब सपोज करें पहले 2 अक्षर जो हैं वो 22 है, मीन्स 22, तो जो लास्ट अक्षर है वो होगा 2 + 2 = 4, दैट इज़ द चेक सम डिजिट। हाँ जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन लिमिट्स जो कि सेट करी गई हैं GST एक्ट की तरफ से। तो मेनली जो GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है वो सभी पर्सन्स के लिए कंपलसरी नहीं होती। कुछ पर्सन्स अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स के लिए वो कंपलसरी होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी हम। तो पहले नंबर पे है इंटर स्टेट सेल्स। अगर कोई भी डीलर जो है उसने इंटर स्टेट सेल करनी है, मीन्स उसने अपनी स्टेट के बाहर सप्लाई करनी है, सेल करनी है, तो उसकी एनुअल टर्नओवर जितनी मर्जी मिनिमम हो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। मीन्स कोई भी पर्सन विदाउट GST रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट सेल्स वो नहीं कर सकता। उसके बाद हम आते हैं लोकल सेल्स पे या इंट्रा स्टेट सेल्स पे। उसके लिए क्या क्या लिमिट्स है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। इंट्रा स्टेट सेल्स की रजिस्ट्रेशन लिमिट्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है फॉर सर्विसेज, दूसरे नंबर पे है फॉर गुड्स। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अगर साल की टर्नओवर सर्विसेज की 20 लाख या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो GST नंबर के लिए अप्लाई करे, वो रजिस्ट्रेशन करवाए GST एक्ट के अंदर। लेकिन अगर वो सप्लायर का बिज़नेस जो है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस जो है वो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर है तो ये लिमिट जो है वो सिर्फ 10 लाख की है। मीन्स अगर उस सर्विस प्रोवाइडर की टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाती है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो उसको GST नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी।
और उसके बाद हम आते हैं गुड्स पे। अगर कोई भी जो जीएसटी का डीलर है वो गुड्स सेल कर रहा है और उसकी साल की टर्नओवर जो है वो 40 लाख्स अगर क्रॉस कर जाती है, नॉर्मल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डीलर जो है गुड्स वाला वो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर रह के बिजनेस कर रहा है, तो ये लिमिट जो है वो 20 लाख्स की है। मींस स्पेशल स्टेट्स के अंदर अगर किसी भी गुड्स वाले डीलर की सेल्स जो है साल की वो 20 लाख तक पहुंच जाती है या इसको क्रॉस कर जाती है, तो उसको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो इस रजिस्ट्रेशन लिमिट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं, प्लस उत्तराखंड आता है। बाकी टाइम टू टाइम, साल या 2 साल के बाद कभी कभी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाली लिस्ट जो है वो कभी कभी अपडेट होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं इसमें। तो हमारा अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस डीलर को भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए, सबसे पहले वो ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट पे जाएगा, जिसको हम कॉमन पोर्टल भी कह देते हैं कभी कभी। तो वो जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। यहाँ पे जाके वो जीएसटी के लिए अप्लाई करेगा। सबसे पहले वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह बिज़नेस का या अपना देगा, और उसके बाद उसको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर अलॉट होगा। तो फिर उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर की मदद से वो परमानेंट नंबर के लिए अप्लाई करेगा। सेकंड नंबर पे जब वो डिटेल्स फिल करेगा तब उसको बिज़नेस के साथ रिलेटेड डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि बिज़नेस का एड्रेस कहाँ है, बिज़नेस प्रेमिसेस की फ़ोटोग्राफ्स, अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ्स, पावर ऑफ अटॉर्नी की फ़ोटोग्राफ वगैरह, ये सभी डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। तो इसलिए जो जीएसटी की मतलब काउंसिल है उसको पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए होती हैं, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी जो भी डीलर ने प्रोवाइड करी है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते टाइम, कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं वो उस एड्रेस पे जाएंगे जो उसने फॉर्म अप्लाई करते वक्त फिल किया था, ताकि वो एड्रेस की वेरिफिकेशन कर सकें कि जो एड्रेस उसने डाला है बिज़नेस प्रेमिसेस का, वहाँ पे एक्चुअली में बिज़नेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जो अपलोड किए गए हैं पोर्टल के ऊपर, उनकी भी वेरिफिकेशन करी जाएगी, ताकि आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन जीएसटी नंबर वगैरह अलॉट किया जा सके। उसके बाद थर्ड स्टेप में वेरिफिकेशन वगैरह के बाद जो जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर देती है डीलर को जिसने अप्लाई किया था जीएसटी नंबर के लिए। तो उसे एक लॉगिन आईडी भी मिल जाएगी, जिससे वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेगा, अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करेगा। हाँ जी, तो उसके बाद अगला पॉइंट है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सपोज़ करें कोई डीलर है, उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है, तब उस टाइम पे वो जो डीलर है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बाउंड हो चुका है कि उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। तो जिस डेट पे वो लीगली बाउंड हो गया, जिस डेट पे उसकी एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर गई, वो होगी उसकी इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह चार्ज कर सकती है या कोई एक्शन वगैरह ले सकती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड पर्सन्स। Here TDS means tax deducted at source and TCS means tax collected at source। अगर कोई भी डीलर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करता है जिनमें वो पेमेंट करते टाइम TDS डिडक्ट करता है दूसरी पार्टी का, या वो सेल्स वगैरह करते वक्त या कोई सर्विस सप्लाई करते वक्त TCS कलेक्ट करता है दूसरे पर्सन से, तो उसको एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जब कोई भी पर्सन ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन चाहिए या
TDS या TCS वाले पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो TDS एंड TCS रिलेटेड पर्सन को या तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अलॉट किया जाएगा या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर अलॉट किया जाएगा, जिसके लिए टैन नंबर जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन टू नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। अब जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है GST के साथ रिलेटेड, तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। जब वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए तब उसे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्टर करवाना चाहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो जब GST काउंसिल को किसी भी डीलर के ऊपर डाउट होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या ये कोई चीज़ हमसे छुपा रहा है, तो वो उसको परमानेंट GST नंबर नहीं अलॉट करती, कुछ देर के लिए उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जिसको कहा जाता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। या अगर कोई भी डीलर जो है वो GST नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए लीगली बाउंड हो चुका है लेकिन उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो जब तक वो अप्लाई नहीं कर देता तब तक भी कभी कभी GST काउंसिल उसको सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है UIN फॉर सर्टेन एंटिटीज़। UIN स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब UIN जो है ये कुछ स्पेशल एंटिटीज़ को ही दिया जाता है, जैसे कि फॉरेन एम्बेसीज को, या अगर वर्ल्ड लेवल की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री में है या इंडिया में है, यूनाइटेड नेशंस की कोई भी ब्रांच किसी और कंट्री में है या इंडिया में है, तो इन ब्रांचेस को या इन बॉडीज़ को UIN नंबर अलॉट होगा, इनको GSTIN नहीं अलॉट किया जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद अगला पॉइंट है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सपोज़ करें एक डीलर जो है वो अप्लाई कर चुका है, उसने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं ऑनलाइन कॉमन पोर्टल के ऊपर, लेकिन कुछ दिन बाद उस कंपनी का या उस डीलर का ना बिज़नेस प्लेस का एड्रेस चेंज हो जाता है। तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं बिज़नेस में तो उसके लिए दोबारा से भी गवर्नमेंट को GST काउंसिल को बताना पड़ेगा, उसके लिए अलग से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा GST पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच मीन्स जो GST का सर्टिफिकेट या GST नंबर अलॉट किया गया है डीलर को, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर GST काउंसिल को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि ये जो डीलर है वो सही तरीके से बिज़नेस नहीं कर रहा, ये GST के सारे प्रोविज़न्स को नहीं फॉलो कर रहा है, मींस उसने कोई भी इलीगल एक्टिविटी करी, तो GST काउंसिल जो है वो खुद दूसरे डीलर का GST रजिस्ट्रेशन नंबर या GST सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिल कर सकती है, उसके पास पावर होती है। या इसके अलावा अगर वो डीलर जो है वो खुद ही आगे बिज़नेस नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो वो खुद भी अपना GST नंबर कैंसिल करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी डीलर का GST नंबर जो है या GST सर्टिफिकेट उसको गवर्नमेंट ने या GST काउंसिल ने कैंसिल करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है, तो उस केस में डीलर को मौका दिया जाएगा उसे अपनी बात रखने का, कि उसे गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। तो उस केस में डीलर अप्लाई करेगा GST पोर्टल के ऊपर जाके GST काउंसिल को कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल ना करा जाए, मैं आगे से ख्याल रखूँगा, मैं GST की सारी प्रोविज़न्स को फॉलो करूँगा। अब उसके बाद डीलर की कैंसिलेशन को कैंसिल करना है या नहीं करना है वो मर्ज़ी होती है GST काउंसिल की, और ये डिपेंड भी करता है कि उसने कितने बड़े लेवल की इलीगल एक्टिविटी करी है। अगर तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो उसकी कैंसिलेशन को रोक दिया जाएगा, वरना कैंसिल कर दिया जाएगा उसका GST नंबर। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है माइग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। तो आप सबको पता ही है GST के आने से पहले काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो अगर कोई भी डीलर GST के अंदर रजिस्टर होने से पहले किसी और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन को GST एक्ट के अंदर रीन्यू भी करवाना पड़ेगा, ताकि उसका जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स वाला सिस्टम है उसको नए सिस्टम के अंदर रिप्लेस कर दिया जाए।
तो इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और डीलर्स। तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के डीलर्स होते हैं। जितने अलग अलग टाइप्स के डीलर्स, उन्हें उतनी ही अलग अलग टाइप्स की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल टैक्स पेयर। अभी नॉर्मल टैक्स पेयर वो होता है जो नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस करता है। वो गुड्स के ऊपर जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करेगा, वो जो परचेजेस करेगा उसके ऊपर जीएसटी पे भी करेगा, जिसको वो एज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा और वो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करेगा गवर्नमेंट को। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टैक्स डिडक्टर। अब टैक्स डिडक्टर वो होता है जो किसी भी दूसरे पर्सन को पेमेंट करते टाइम उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। अब अगर किसी भी पर्सन को अथॉरिटी चाहिए टैक्स डिडक्ट करने की, तो उसको एक अलग फॉर्म की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी जीएसटी गवर्नमेंट से या जीएसटी काउंसिल से। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं टैक्स कलेक्टर्स या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब ये टैक्स कलेक्टर्स या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जब ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो उसके ऊपर ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका पर्टिकुलर नेम होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इस पर्टिकुलर टाइप का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए इनको एक अलग टाइप की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये टीसीएस कलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है जीएसटी प्रैक्टिशनर की। जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे खुद को रजिस्टर करवाने के लिए एक पर्सन के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स फील्ड में, और उसके अलावा उसको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए। और अगर किसी भी पर्सन को जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है तो उसका मतलब वो पर्सन एक प्रोफेशनल जीएसटी का एक्सपर्ट बन चुका है और वो किसी भी कंपनी का जीएसटी का जो है सारे का सारा डिटेल वर्क देख सकता है। मींस वो किसी भी कंपनी का, एक कंपनी का या ज़्यादा कंपनीज़ का या अपने क्लाइंट्स का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का काम या जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का काम, मतलब जीएसटी के साथ रिलेटेड कोई भी काम जो है वो ईजिली हैंडल कर पाएगा और इसके लिए उसको एक सैलरी भी मिलेगी क्लाइंट से। और उसके बाद अगली टाइप है नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। अब सपोज कीजिए कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में नहीं रहता, फॉरेन कंट्री में रहता है, लेकिन उसने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है जीएसटी के साथ रिलेटेड इंडिया में, तो उसको अपनी रिटर्न फाइल करवाने के लिए जीएसटी के साथ रिलेटेड एक अलग टाइप की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। अगर उसके पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो रिटर्न नहीं फाइल करवा पाएगा और गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन वगैरह ले सकती है कि उसने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई, उसने जीएसटी रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी। या इसके अलावा कोई भी जो नॉन रेजिडेंशियल पर्सन है उसकी एक बिज़नेस की ब्रांच इंडिया में भी है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगी वो एज आ नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे ही मिलेगी। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट होता तो उसको नॉर्मल टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती थी। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन बॉडी। अब इस टाइप की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है, जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह है, यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग ब्रांचेस है, या और कोई भी फॉरेन किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की ब्रांच इंडिया में है, या इंडिया की कोई भी ब्रांच जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में है, वो अप्लाई करेंगी इस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ है उनको एक UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, उनको जीएसटी नंबर जो है वो नहीं अलॉट किया जाता। और इन सब टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस के अलावा अगर किसी भी और पर्सन को गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गज़ट में, तो उसको भी एक अलग टाइप की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। तो सबसे पहले हम जीएसटी रिटर्न का मीनिंग समझते हैं। जीएसटी रिटर्न का बेसिक मीनिंग है आपको एक प्री डिटरमाइंड या प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपनी जीएसटी के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की डिटेल जो है वो बना के गवर्नमेंट को देनी है, ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके अपलोड करनी है।
तो मेनली ये जो जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट्स जो हैं वो एक्सेल फॉर्मेट में आपको जीएसटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप ऑफलाइन उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स की अलग अलग रिटर्न्स होती हैं, ITR 1, ITR 2, ऐसे ही जीएसटी की भी अलग अलग टाइप्स की रिटर्न्स होती हैं जो कि अलग अलग टाइप्स के डीलर्स जो है वो फाइल करते हैं ऑनलाइन जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पहली जीएसटी रिटर्न से। सबसे पहले नंबर पे है GSTR 1, जो कि सेल्स की रिटर्न है, सप्लाई आउटवर्ड की रिटर्न, जो कि एक नॉर्मल डीलर जो है वो फाइल करेगा ऑनलाइन पोर्टल पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है GSTR 2, सप्लाई इनवर्ड। ये परचेजेस की रिटर्न होती है। अगर कोई भी पर्सन GSTR 2 फाइल करवाएगा, इसका मतलब वो ITC क्लेम करने के लिए GST रिटर्न जो है वो फाइल करवा रहा है। उसके बाद होती है थर्ड नंबर पे GSTR 3B, जिसको हम समरी रिटर्न कहते हैं। इस रिटर्न में किसी भी डीलर का सेल्स वाला जो GST है उसमें से परचेज वाला GST लेस करके जितना GST पेबल होता है गवर्नमेंट को वो कैलकुलेट किया जाता है और ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर GST पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाता है। और उसके बाद है GSTR 4। अब GSTR 4 जो है वो एनुअल रिटर्न होती है, जो कि एक कॉम्पोजिशन डीलर फाइल करता है ऑनलाइन पोर्टल पे। अभी कॉम्पोजिशन डीलर कौन सा होता है? जो अपनी सेल के ऊपर, अपनी सप्लाई के ऊपर सिर्फ 1% टैक्स जो है अपने प्रॉफिट में से पे करता है गवर्नमेंट को। अब ये जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो कस्टमर से GST चार्ज नहीं कर सकता, ये एक छोटा डीलर होता है। बाकी इसके अलावा कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम अभी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद है GSTR 5। अब ये जो GSTR 5 है ये एक नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन फाइल करवाएगा। और उसके बाद आती है GSTR 6, जो कि है एक मंथली रिटर्न जो कि फाइल करी जाएगी एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? तो सपोज़ करें एक पर्सन का एक बिज़नेस है, उसकी एक प्रिंसिपल लोकेशन है बिज़नेस करने की, और उसके अलावा उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं जो कि सेम कंट्री में है या सेम स्टेट में है। तो सपोज़ करें वो सारी की सारी ब्रांचेस सेल तो अलग अलग करती हैं, लेकिन जो परचेजेस करी जाती हैं सारी की सारी ब्रांचेस की, वो सिर्फ एक लोकेशन से करी जाती हैं, प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ बिज़नेस से। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब GSTR रिटर्न्स फाइल करेंगी सारी की सारी ब्रांचेस, तो उस टाइम के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए सारी ब्रांचेस के पास परचेजेस तो होंगी नहीं, क्योंकि परचेजेस उन सब के लिए किसने करी है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ने, यानी कि मेन ब्रांच ने। तो यहाँ पे जो डीलर है, जो बिजनेसमैन है, वो जो परचेजेस का ITC है वो सभी ब्रांचेस में किसी ना किसी एडिक्वेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मोस्टली जो सेल्स की रेशियो होती है वही रेशियो यूज़ करी जाती है जो परचेजेस का ITC होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये जो रिटर्न है ये फाइल इसीलिए करी जाती है ताकि जो GST की काउंसिल है उसको नॉलेज हो कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है ITC को अलग अलग ब्रांचेस में एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और उसके बाद आती है GSTR 7, जो कि एक मंथली रिटर्न है, जो कि टैक्स डिडक्टर जो हैं TDS डिडक्टर्स वो फाइल करेंगे। और उसके आगे है GSTR 8, ये भी एक मंथली रिटर्न है जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स या TCS कलेक्टर जो हैं वो फाइल करेंगे ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे। और उसके बाद आती है GSTR 9। ये जो रिटर्न है ये एनुअल GST रिटर्न है, और ये रिटर्न जो है नॉर्मल टैक्स पेयर्स जिन्होंने GSTR 1, 2 एंड 3B फाइल करनी है वही ये रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन ये रिटर्न जो है साल बाद फाइल करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक किया था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी जिस पर्सन की रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो चुकी है, तो वो जो है अपनी उस साल की रिटर्न जो है GSTR 10 फॉर्मेट में फिल करेगा ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे। और उसके बाद लास्ट में है GSTR 11। अब GSTR 11 जो है ये वो यूनिक बॉडीज़ या यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ फाइल करेंगी जिनके पास UIN नंबर है और जिनके पास GST नंबर नहीं है। और इसी के साथ हमारा GST रिटर्न्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए डिटरमाइन करने के बाद ही एक जीएसटी डीलर को पता चलेगा कि कब उसके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है गवर्नमेंट के प्रति, कि उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स को बेसिकली 2 रूल्स में डिवाइड किया जा चुका है, 2 पार्ट्स में। गुड्स के लिए अलग रूल है एंड सर्विसेज के लिए अलग रूल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 2 डेट्स को फाइंड आउट करेंगे। पहले नंबर पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट बाय विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। मीन्स जिस डेट को सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है या लास्ट डेट जिस डेट के ऊपर उसने इनवॉइस इशू करना ही है, पहले तो हम ये वाली डेट डिटरमाइन करेंगे। और सेकंड नंबर पे हम वो वाली डेट पता करेंगे जिस डेट के ऊपर सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई है। अब हमने 2 डेट्स पता कर ली हैं। इन दोनों में से जो कोई भी डेट पहले आती होगी वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए, और उस डेट के ऊपर डीलर के ऊपर एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी होगी कि उसने उस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद सेकंड पार्ट है कि हम सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता करेंगे। तो सर्विसेज के केस में हम पहले 3 डेट्स का पता लगाएंगे कि ये कौन कौन सी डेट्स हैं। तो पहले नंबर पे है हम इशू डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में पता लगाएंगे। अगर जो इनवॉइस है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर इशू किया जा चुका है, और सेकंड नंबर पे अगर जो इनवॉइस है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर नहीं इशू किया गया, तो उस केस में वो जो सर्विस है वो कब कंप्लीट हुई है, हम वो डेट पता लगाएंगे। और थर्ड डेट जो हमें पता करनी है वो है जिस डेट को सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई। तो अभी हमने ये 3 डेट्स पता करी हैं, इन तीनों को नोट डाउन कर लेंगे। और इन तीनों डेट्स में से जो डेट सबसे पहले आती होगी वो होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में, और उस डेट को डीलर के ऊपर सर्विसेज के सप्लायर के ऊपर लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है कि वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी पे करे। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसके रूल्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है जनरल वैल्यूएशन मैकेनिज्म और सेकंड नंबर पे है नोटिफाइड सप्लाईज वैल्यूएशन। और जनरल वैल्यूएशन मैकेनिज्म के भी आगे 2 पार्ट्स हैं। पहला है सप्लाई सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशंस। अगर जो सप्लाई जिसकी हमने वैल्यू डिटरमाइन करनी है, अगर वो बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, कौन कौन सी है बेसिक कंडीशंस? पहली है सप्लायर एंड रेसिपेंट आर नॉट रिलेटेड। सप्लायर और रेसिपेंट जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग पर्सन है। और सेकंड नंबर पे है प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। जो सप्लाई करी गई है तो दूसरी पार्टी ने सप्लाई के बदले में प्राइस एक पे किया है फॉर कंसिडरेशन। तो अगर ये दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो वैल्यूएशन है वो सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग 3 रूल्स के अंडर करी जाएगी। और ये 3 रूल्स जो हैं वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंडर डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करी जाएगी। और अगर ये दोनों बेसिक कंडीशंस जो है सप्लाई की ये नहीं सेटिस्फाई करी जा रही, तो जो वैल्यूएशन है वो करी जाएगी सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 एंड सबसेक्शन 4 के रूल के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम बात करेंगे नोटिफाइड सप्लाईज वैल्यूएशन की। कुछ पर्टिकुलर सप्लाईज ऐसी भी होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या जो जीएसटी काउंसिल है वो नोटिफाई कर देती है अपने ऑफिशियल गज़ट में या जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल के, और उन सप्लाईज की वैल्यूएशन करी जाएगी सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 एंड सबसेक्शन 5 के रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई भी जीएसटी डीलर जो है वो सेल्स के ऊपर जितना भी जीएसटी कलेक्ट करता है कस्टमर से, वो एज जीएसटी रिटर्न एज जीएसटी टैक्स वो पे कर देता है गवर्नमेंट को।
लेकिन वो जीएसटी डीलर जो है उसने पहले भी कुछ पोर्शन जीएसटी का गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। किस फॉर्म में? जो उसने रॉ मटेरियल बाय करे होंगे उसके ऊपर भी उसने जीएसटी पे किया होगा किसी और डीलर को, जो टैक्स बाद में गवर्नमेंट के पास ही गया होगा। अब रॉ मटेरियल की वैल्यू सेल्स में भी इंक्लूडेड है, मतलब वो सेल्स के ऊपर जब टैक्स दे रहा है तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर दोबारा से फिर से गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है। तो वो गवर्नमेंट को कहेगा वो एक चीज़ के ऊपर दोबारा टैक्स क्यों पे करे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सलूशन निकाला। उसने डीलर को कहा तूने मुझे जितना भी जीएसटी पहले परचेज़ या रॉ मटेरियल के ऊपर मुझे एडवांस में पे किया है इनडायरेक्टली, उसका तू मुझसे बेनिफिट ले ले, उस टैक्स को तू अपने सेल्स वाले टैक्स में से माइनस करवा ले। तो मीन्स ये वाला बेनिफिट जो परचेज़ के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर पे किए गए जीएसटी का मिलेगा जीएसटी के डीलर को, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन शॉर्ट अगर आसान शब्दों में कहा जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग, तो उसका मीनिंग होता है सेल जीएसटी या आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी या परचेज़ वाला जीएसटी लेस करवाना, और जितना टैक्स आएगा उतने टैक्स की पेमेंट कर देना गवर्नमेंट को। और अगर इनपुट वाला जीएसटी या परचेज़ वाला जीएसटी ज़्यादा है तो हमें उस साल गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, बल्कि अगले साल हमें गवर्नमेंट से और ज़्यादा क्रेडिट लेना है अपने सेल वाले जीएसटी या आउटपुट वाले जीएसटी के ऊपर, क्योंकि पिछले साल हमें पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाया उस जीएसटी के ऊपर जो हमने एडवांस में गवर्नमेंट को पे किया हुआ है रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स की फॉर्म में या परचेजेस के ऊपर टैक्स की फॉर्म में। तो अभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के मीनिंग को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एक डीलर है, उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया ₹50 का, उसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया ₹9, मीन्स टोटल प्राइस जो उसने पे किया वो है ₹59। अब उसी रॉ मटेरियल को वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करके ₹100 में सेल कर रहा है, और उसके ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से ₹18, मीन्स टोटल प्राइस हो गया प्रोडक्ट का ₹118। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है ₹18 एंड इनपुट जीएसटी है ₹9। तो यहाँ पे ये जो डीलर है ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट जीएसटी ₹18 माइनस इनपुट जीएसटी ₹9, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना गवर्नमेंट से। तो 18 माइनस 9 आ गया ₹9। आई होप इस एग्जांपल की मदद से आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ गया होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कुछ कंडीशंस भी हैं जो एक डीलर को कंप्लीट करनी पड़ेंगी ताकि वो आईटीसी का बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सके, नहीं तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो ये कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है वो जो डीलर है उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी जीएसटी एक्ट के अंदर, तभी उसको आईटीसी मिलेगा। सेकंड पॉइंट है जो गुड्स उसने परचेज़ किए हैं और उसके ऊपर उसने जीएसटी भी पे किया है, जिनके ऊपर वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, उन गुड्स को वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ करे। और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को, एक जीएसटी डीलर को आईटीसी तभी मिलेगा अगर वो ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को मेंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो मेनली ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर किसी भी डीलर की जीएसटी से रिलेटेड सेल एंड परचेज वाली ट्रांजैक्शंस का, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास भी साथ साथ अपडेट होता रहे। और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल कंडीशंस को जो कि मैंडेटरी हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो पहली कंडीशन है किसी भी डीलर ने जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर आईटीसी क्लेम करना है उस ट्रांजैक्शन का उसके पास ओरिजिनल बिल या ओरिजिनल टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए। अगर उसके पास डुप्लीकेट कॉपी है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जिन गुड्स एंड सर्विसेज का जीएसटी टैक्स वो एज आईटीसी क्लेम करना चाहता है वो गुड्स एंड सर्विसेज
उसको एक्चुअल में रिसीव भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने टैक्स वगैरह तो पे कर दिया लेकिन वो गुड्स उसको कभी एक्चुअली रिसीव ही नहीं हुई, तो वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा अगर उसको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रिसीव हुई। तो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस जीएसटी टैक्स को वो एज आईटीसी क्लेम कर रहा है वो टैक्स उसने एक्चुअल में पे किया हो, ऐसा नहीं कि वो टैक्स अनपेड हो और वो फिर भी आईटीसी क्लेम कर रहा है। ऐसे केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगी अगर उसने एक्चुअल में वो टैक्स पे ही नहीं किया जिसकी वो आईटीसी मांग रहा है। तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन ने आईटीसी क्लेम किया और उसे मिल भी गया और ये आईटीसी उसे उस टैक्स के ऊपर मिला है जो उसने कभी एक्चुअल में पे ही नहीं किया, तो वो टैक्स उसको 180 दिनों के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो आईटीसी उसको मिला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर किसी का आईटीसी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसने वो टैक्स कभी एक्चुअल में पे ही नहीं किया गवर्नमेंट को या दूसरे डीलर को, तो वो वाला आईटीसी जो है उसको रीक्लेम किया जा सकता है अगर वो पर्सन जीएसटी को बाद में पे कर दे, लेट पेमेंट करे उसकी। हमारा आईटीसी का कॉन्सेप्ट ये भी कंप्लीट होता है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज इज अ मैकेनिज्म where the recipient of goods or services is liable to pay goods and services tax instead of the supplier। अभी नॉर्मल जीएसटी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो भी पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है वो रेसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो पर्सन डायरेक्टली जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है सप्लायर वो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो जीएसटी कैसे पे करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उन गुड्स के ऊपर या उन सर्विसेज के ऊपर जो उसने बाई करे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो अभी हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो आपके सामने अभी दो डायग्राम है, नॉर्मल चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। तो पहले हम समझते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म को। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया और जो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसने पेमेंट करी सप्लायर को विद जीएसटी, और उसके बाद जो सप्लायर है वो सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट का या सर्विस का वो अपने पास रख लेगा और जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है रिसीवर से उसको वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो अभी हम दूसरे डायग्राम को देखते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी पहले सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी दूसरे पर्सन को और उसके बाद जो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसने पेमेंट करनी है सप्लायर को। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है वो दो अलग अलग पार्ट्स में दो अलग अलग पार्टीज़ को हो रही है। तो पहले नंबर पे रिसीवर जो है वो सप्लायर को पेमेंट करेगा गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है जो उसने बाय करी है, और जो जीएसटी की पेमेंट है उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो लगना है उसकी पेमेंट सप्लायर को नहीं करी जाएगी। जीएसटी की पेमेंट जो है यहाँ पे वो रिसीवर डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे करेगा। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो उन केसेस में अप्लाई होता है जब सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है। अब क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी तो पे कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, ना ही उसकी जीएसटी रिटर्न जाएगी। लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज है वो तो टैक्सेबल है ना, तो गवर्नमेंट तो टैक्स मांगेगी कि तेरे को टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं, अब तू टैक्स पे कर। तो इसलिए इस केस में जो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो सप्लायर को टैक्स देने की जगह पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करेगा। इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मेन बेनिफिट जो गवर्नमेंट को हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास हर टाइप ऑफ बिजनेसमैन की डिटेल पहुंच जाएगी। अब जो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंदर उसकी डिटेल तो गवर्नमेंट के पास होती है ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे।
अब जो पर्सन अनरजिस्टर्ड होते हैं वो खुद तो कोई भी डिटेल नहीं देंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे। तो उन पर्सनस की डिटेल जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी डिटेल गवर्नमेंट के पास जाएगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की हेल्प से। तो अब गवर्नमेंट जो है इन अनरजिस्टर्ड डीलर्स के ऊपर भी अपनी निगरानी रखेगी। वो ये नोटिस करती रहेगी कि किस टाइम के ऊपर इन अनरजिस्टर्ड डीलर्स की जो सेल्स है, टर्नओवर है, वो कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स को क्रॉस करेगी, और उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट इनको फोर्स करेगी कि ये भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि ये डीलर जो हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। जब इंडिया में जीएसटी नया नया आया था तो उस टाइम के ऊपर जो स्मॉल डीलर्स थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी सेल जो है कम हो रही थी, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर जीएसटी लगने की वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कस्टमर के लिए बढ़ जाती है, और जो कस्टमर्स हैं वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, या वो मतलब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो जो स्मॉल डीलर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी कि जीएसटी की वजह से उनकी जो सेल्स है वो कम हो रही है। तो इस विषय के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान से सोचा और तब उसने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। तो अब क्या है ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, इसको हम समझते हैं। जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है वो सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर के लिए इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये बड़े बड़े टैक्स पेयर के लिए नहीं है ये स्कीम। और जो पर्सन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट करेगा उसको अपनी सेल्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो एज टैक्स पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और वो परसेंटेज जो है जीएसटी की, टैक्स की, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मेनली जो है कॉम्पोजिशन डीलर को 1% टैक्स अपनी टर्नओवर का पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर कोई पर्सन गुड्स का डीलर है, अगर उसकी साल की टर्नओवर जो है मैक्सिमम 1.5 करोड़ है, तब वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर वो कोई सर्विसेज का डीलर है तो उसकी साल की जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो अगर 75 लाख है तो वो पर्सन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा कॉम्पोजिशन डीलर को कुछ लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक कॉम्पोजिशन डीलर इंटर स्टेट मीन्स अपनी स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकता, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो टैक्स इसने गवर्नमेंट को पे करना है वो ये कस्टमर से नहीं कलेक्ट कर सकता। मीन्स एक जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो जो बिल देगा अपने कस्टमर को उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होगा, वो जो टैक्स है जो इसने गवर्नमेंट को पे करना है वो अपने प्रॉफिट में से ही पे करेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग मेनली 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। पहले नंबर पे है गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स, जो कि अपनी टर्नओवर का 1% एज टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, जिसमें से 0.5% होगा सीजीएसटी और बाकी का 0.5% होगा एसजीएसटी। और दूसरे नंबर पर आते हैं रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल, ये अपनी टर्नओवर का 5% जो है एज जीएसटी टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, जिसमें से 2.5% होगा सीजीएसटी एंड बाकी का 2.5% होगा एसजीएसटी। और इन दोनों के अलावा जो बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स बचे हैं वो 6% टैक्स जो है अपनी टर्नओवर का पे करेंगे गवर्नमेंट को एज जीएसटी, जिसमें से 3% होगा सीजीएसटी और बाकी का 3% होगा एसजीएसटी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ई-वे बिल सिस्टम। सो ई-वे बिल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिल। ई-वे बिल जो है वो बाकी के जीएसटी बिल्स की तरह किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑफलाइन नहीं जनरेट होगा, ये डायरेक्टली ऑनलाइन जीएसटी के कॉमन पोर्टल के ऊपर ही जनरेट किया जाएगा। अब जिन ट्रांजैक्शंस का ई-वे बिल नहीं बनता, किसी भी नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उनका जीएसटी का बिल बनता है ऑफलाइन मोड में। तो उन सारी की सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल गवर्नमेंट को कब जाती है, जब भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आती है। तो जब रिटर्न ऑनलाइन फाइल होगी तब गवर्नमेंट के पास डिटेल जाएगी किसी भी जीएसटी डीलर की ट्रांजैक्शंस की, कि उसने कितने सेल करी, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया और कितना जीएसटी उसने हमको पे किया। लेकिन जो ई-वे बिल होता है इसमें जो डिटेल फिल करी जाती है वो गवर्नमेंट को साथ साथ ही पहुंच जाती है
क्योंकि ई वे बिल जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर ही बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो जिनकी डिटेल उसके पास रेगुलरली पहुंचती जाए जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ई वे बिल का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब जो ई वे बिल है इसको जनरेट करना काफ़ी इजी है। इसको कोई भी पर्सन अपने GSTIN की मदद से या अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के नंबर की मदद से भी जनरेट कर सकता है। मींस ये ज़रूरी नहीं है कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए GST की रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास GST नंबर नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड भी यूज़ कर सकता है ई वे बिल बनाने के लिए। ई वे बिल जो है उन ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी हैं जो इंटरस्टेट करी जाएंगी और उनकी वैल्यू जो है अगर 50,000 से ज़्यादा है। तो जो ई वे बिल ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में गुड्स के डिटेल मेंशन होंगे जो सप्लाई किए जा रहे हैं और पार्ट बी में उस व्हीकल के डिटेल्स होंगे जिसमें उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा एक ई वे बिल के ऊपर एक QR कोड भी बना हुआ होता है जिसको अगर स्कैन करेंगे तो उस सप्लाई की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं हम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ GST। मीन्स GST कब लगाया जाएगा और कब कलेक्ट किया जाएगा। तो मेनली 3 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए GST के लेवाई एंड कलेक्शन के लिए। पहली कंडीशन है सप्लाई होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है सप्लाई किस चीज़ की हो, या गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की एक साथ भी सप्लाई हो सकती है। और थर्ड कंडीशन है टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। मीन्स वो GST के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो GST के अंदर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी अप्लाई हो सकता है। मीन्स GST लेवाई हो जाएगा अगर सप्लाई हो रही है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ की हो रही है, और अगर टैक्सेबल पर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स। तो अब अगर गवर्नमेंट ने GST का एक्ट बनाया है तो उस एक्ट की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एंड कंट्रोल के लिए कुछ ऑफिसर्स के रैंक्स भी डिसाइड किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सन्स की अपॉइंटमेंट करी जाएगी। तो इन ऑफिसर्स में से सबसे पहला ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट का नाम है डायरेक्टर जनरल। ये हाईएस्ट पोस्ट है GST ऑफिसर की। बाकी के GST ऑफिसर्स डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करेंगे और डायरेक्टर जनरल के बाद बाकी ऑफिसर्स की पोस्ट के नाम है सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद डेप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद आएंगे सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर एंड टैक्स असिस्टेंट। तो सभी स्टेट्स के पास अपने अपने ये रैंक्स वाले GST ऑफिसर्स होंगे जो कि इंश्योर करेंगे कि उनकी स्टेट में जो GST का लॉ है वो प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इन ऑफिसर्स के पास कॉमनली कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो ये किसी भी टाइम के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन ऑफिसर्स के पास सबसे पहली पावर होती है पावर ऑफ इंस्पेक्शन। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी बिजनेस डीलर के पास जा सकते हैं और उसकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पावर होती है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। अगर इन ऑफिसर्स को किसी भी बिजनेस डीलर के ऊपर डाउट है कि इसने कोई फ्रॉड किया हो सकता है तो ये उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे तो इनके पास राइट है, पावर है कि ये वहाँ पे जाके फ्रीली सर्च कर सकते हैं कोई भी एविडेंस उनके खिलाफ। और अगर वो बिजनेस डीलर सच में फ्रॉड निकले तो इनके पास ये भी पावर है, ये उनकी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज कर सकते हैं। सीज वर्ड का यहाँ पे बेसिक मीनिंग है सील करना या किसी भी प्रॉपर्टी को ये जो GST ऑफिसर्स हैं अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू अरेस्ट। अगर कोई भी डीलर इन ऑफिसर्स के आगे फ्रॉड प्रूफ हो जाए तो इनके पास पावर है कि ये उनको अरेस्ट करवा सकते हैं।
उसके बाद अगली पावर है पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी जीएसटी ऑफिसर को किसी पार्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी बिजनेस का या कोई भी एविडेंस चाहिए, तो इनके पास पावर होगी, ये किसी भी पर्सन से कोई भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं अगर इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसके बाद अगली पावर है पावर टू एक्सेस बिजनेस प्रेमिसेस। ये जीएसटी ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन की किसी भी बिजनेस प्लेस पे किसी भी ब्रांच में फ्रीली जा सकते हैं बिना उसको एडवांस नोटिस दिए। एंड द नेक्स्ट पावर इज पावर टू इनेबल ऑफिसर्स टू इम्प्लीमेंट द लॉ। गवर्नमेंट ने इन जीएसटी ऑफिसर्स को फुल राइट्स दे रखे हैं कि ये कुछ भी करके जीएसटी का लॉ जो है उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल करे। तो इसके लिए जो भी चीज़ इनको ठीक लगेगी वो ये कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू इम्पोज पेनल्टी। अगर कोई भी पर्सन जीएसटी एक्ट की वायोलेशन करेगा तो ये उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन वगैरह लगा सकते हैं फ्रीली। एंड द नेक्स्ट पावर इज पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, विच मीन्स ये जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं किसी भी बिजनेसमैन से उसके बिजनेस के साथ रिलेटेड पास्ट डाटा, जीएसटी रिटर्न्स का डाटा, सेल्स वगैरह का डाटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का डाटा मंगवा सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट पड़े। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। तो जो हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें काफ़ी तरह के ऑफेंसेस मेंशन्ड है जिनको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो मेनली उन सारे के सारे ऑफेंसेस को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहली कैटेगरी है फेक और रॉन्ग इनवॉइसेस। अगर कोई भी जीएसटी डीलर कोई भी फेक इनवॉइस क्रिएट करे कोई भी गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, उसके ऊपर फाइन वगैरह लग सकता है। सेकंड नंबर पे है फ्रॉड। अब अगर कोई भी जीएसटी डीलर किसी भी टाइप का फ्रॉड करे, किसी और डीलर के साथ, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करे, जीएसटी की पेमेंट करते टाइम के ऊपर कोई गलत डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर दे गवर्नमेंट को, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो अप्लाई करेगा, वो सब फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा और फ्रॉड की वैल्यू के अकॉर्डिंग पेनल्टी डिसाइड करी जाएगी। और उसके बाद है टैक्स एवेजन। अगर जो डीलर है वो किसी भी तरह से टैक्स की चोरी करे या गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करे जितना टैक्स उसका बनता है, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। और उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भी डीलर जो है वो गुड्स को सप्लाई कर दे बिना डॉक्यूमेंटेशन के, मींस उसने बिल नहीं दिया डीलर को, और उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि एक्सपोर्ट के टाइम पे उसने बिल ऑफ लेडिंग नहीं इशू किया, तो उन केसेस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना करने को भी ऑफेंस माना जाएगा। और उसके बाद है डज नॉट मेंटेन रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी बिजनेस डीलर जीएसटी एक्ट के अंदर मेंशन्ड रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं मेंटेन करता, तो उस केस में भी उसको पेनल्टी चार्ज करी जाएगी, क्योंकि ये भी एक ऑफेंस है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज फॉर सम ऑफेंसेस। तो सबसे पहली पेनल्टी है हमारे पास डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर। अगर कोई भी डीलर जीएसटी रिटर्न को लेट फाइल करेगा तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो वो फ़ाइन या लेट फीस कितनी होगी? ₹100 पर डे एंड पर एक्ट। मींस CGST एक्ट के अंदर भी उसको ₹100 लगेंगे, SGST एक्ट के अंदर भी उसको ₹100 अलग लगेंगे। मींस उसकी टोटल लेट फीस होगी 200 पर डे, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो हो सकती है ₹5000 एंड देयर विल बी नो लेट फीस ऑन IGST। और इसके बाद अगली पेनल्टी है पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग GSTR। अगर कोई पर्सन GST रिटर्न फाइल ही ना करे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, एंड पेनल्टी की अमाउंट कितनी होगी? 10% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। और उसके बाद अगली पेनल्टी है पेनल्टी फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड।
अगर कोई भी जीएसटी डीलर किसी तरह का भी फ्रॉड करे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और उसकी अमाउंट कितनी होगी? पेनल्टी विल बी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। लेकिन अगर किसी डीलर ने काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू का फ्रॉड किया है तो उसको जेल भी हो सकती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पेनल्टी फॉर हेल्पिंग अ पर्सन टू कमिट अ फ्रॉड। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प करे फ्रॉड करने में तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। एंड इस केस में पेनल्टी की अमाउंट है वो होगी मैक्सिमम ₹25,000। एंड द नेक्स्ट पेनल्टी इज पेनल्टी फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन दो ही इज़ नॉट एलिजिबल। मीन्स अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी उसने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तो इस पेनल्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला केस है फ्रॉड केस, मींस किसी भी पर्सन ने ऐसा जानबूझ के किया है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज़ हायर। और उसके बाद सेकंड केस है नॉन फ्रॉड केस, मींस पर्सन ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया है तो उस केस में पेनल्टी की अमाउंट होगी 10% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज़ हायर। एंड द नेक्स्ट पेनल्टी इज़ पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग अ हायर जीएसटी रेट। मींस किसी भी डीलर ने कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी और जो उससे जीएसटी लेना था कस्टमर से हायर परसेंटेज जीएसटी उससे ले लिया तो उस केस में भी पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी की अमाउंट होगी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज़ हायर। ये वाली पेनल्टी जो है ये तभी लगेगी अगर डीलर ने जो एडिशनल जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया है उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करी, अपने पास ही रखा है। एंड द नेक्स्ट पेनल्टी इज़ पेनल्टी फॉर नॉट इशूइंग एन इनवॉइस। अगर कोई भी डीलर सप्लाई करते समय इनवॉइस ना इशू करे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी की अमाउंट होगी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज़ हायर। द नेक्स्ट पेनल्टी इज़ पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी। सपोज करें एक डीलर है, वो अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस कर चुका है लेकिन उसने फिर भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। एंड द पेनल्टी अमाउंट विल बी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज़ हायर। एंड द नेक्स्ट पेनल्टी इज़ पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग। अगर कोई भी जीएसटी डीलर जो है वो इनकरेक्ट इनवॉइस बना दे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और पेनल्टी की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम हो सकती है ₹25,000 तक। एंड द नेक्स्ट पेनल्टी इज़ पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट टाइप ऑफ जीएसटी चार्ज्ड। मींस किसी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी डीलर ने आईजीएसटी लगाना था उसकी जगह सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा दिया या सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह पे आईजीएसटी चार्ज कर लिया तो इस केस में पेनल्टी तो कोई भी नहीं लगेगी डीलर के ऊपर, लेकिन उसको एक काम करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को सही जीएसटी जो है वो पे कर दे और रॉन्ग जीएसटी जो उसने पहले पे किया है उसका रिफ़ंड ले ले। और उसके बाद अगली पेनल्टी है पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। मींस किसी पर्सन ने जीएसटी रिटर्न फिल करते टाइम उसने गलत अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कैलकुलेट किया और गवर्नमेंट को भी गलत रिटर्न गलत अमाउंट ही पे कर दी तो इस केस में पेनल्टी तो कोई भी नहीं लगेगी, लेकिन डीलर ने जितना जीएसटी गवर्नमेंट को कम पे किया है उस अमाउंट के ऊपर 18% इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इनवॉइस। अब सपोज करें किसी जीएसटी डीलर ने कोई रॉ मटेरियल बाय किया और सप्लायर ने उसको इनवॉइस भी दिया जिसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है तो इस इनवॉइस के ऊपर जो जीएसटी डीलर है वो आईटीसी क्लेम करेगा। लेकिन अगर डीलर ने इस इनवॉइस की पेमेंट जो है वो सप्लायर को काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं की और
आईटीसी भी क्लेम कर चुका है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है आईटीसी को कैंसिल कर देगी या रिवर्स कर देगी अगर उसने 6 महीने तक इस इनवॉइस की पेमेंट ना करी सप्लायर को। और उसके बाद अगला पॉइंट है पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली चार्जिंग का लोअर जीएसटी रेट। मीन्स यहाँ पे किसी डीलर ने कस्टमर से एप्लीकेबल जीएसटी रेट से लोअर जीएसटी रेट जो है वो कलेक्ट कर लिया है और गवर्नमेंट को भी लो जीएसटी ही पे कर दिया है रिटर्न में। तो यहाँ पे कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन डीलर ने गवर्नमेंट को जितना जीएसटी कम पे किया है उतनी अमाउंट के ऊपर 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको गवर्नमेंट को। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।